12वीं कक्षा के प्रिय विद्यार्थियों, मैं विजय मुखर्जी केंद्रीय विद्यालय तिनसुकिया की ओर से आपको स्वागत करता हूं। आज हम आलोक धनवा की कविता पतंग पढ़ने जा रहे हैं। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में कवि बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। बिंब मतलब इमेज, छाया। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, यानी कि वे सीमाएं हैं बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है। रंगीन दुनिया मतलब यहां पर बच्चों की दुनिया से तुलना की है कवि ने। दिशाओं के मृदंग बजते हैं, बच्चों की आवाज से दिशाएं गूंज उठती हैं। जहां छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पैरों के पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को उड़ाना चाहते हैं और आसमान की ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं। उनका जो हौसला है वो देखते ही बनता है। अब बच्चों, अब हम सीधे सीधे कविता पर आते हैं। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ। यानी भादो और भादो से पहले सावन का महीना बीत चुका है। अब शरद ऋतु में सवेरा हो चुका है, यानी अंधकार छट गए और प्रकाश का आगमन हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया फूलों को पार करते हुए। अब सवेरे की तुलना, यानी शरद ऋतु के प्रातः काल की तुलना खरगोश की आंखों से की गई है। यानी यहां पर दृश्य बिंब है और उपमा अलंकार है। इन्हें भी आप नोट करते चलेंगे, मैं हर पंक्ति के साथ बताता चलूंगा। शरद आया फूलों को पार करते हुए, यहां पर शरद ऋतु का मानवीकरण कर दिया गया है और दृश्य बिंब भी है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, यानी यहां भी दृश्य बिंब है। यानी शरद ऋतु एक बालक के समान है और वह अपनी साइकिल यानी मौसम रूपी साइकिल को तेज चलाते हुए आया है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, यानी शरद रूपी बालक उन बालकों को
मौसम रूपी साइकिल के माध्यम से बुलाना चाहता है जो पतंग उड़ाना चाहते हैं, जिनकी सपनों की ऊंचाइयां आसमान छूने को बेताब है। ऐसे बच्चों को शरद ऋतु बुला रहे हैं। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं, आकाश को मुलायम बनाते हुए पंक्ति में स्पर्श बिंब है, यानी मुलायम का आभास हम स्पर्श के माध्यम से ही कर सकते हैं। यहां पर स्पर्श बिंब है, यानी आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, यानी बच्चों की सपनों की ऊंचाई इतनी है जिसके माध्यम से आकाश की ऊंचाइयां भी मुलायम हो गई हैं, यानी सुगम हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि पतंग ऊपर उठ सके। अब कुछ पतंगों की विशेषता बताई गई है। पतंगों की विशेषता के माध्यम से बच्चों के सपनों की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। दुनिया की सबसे पतली, हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, यह पतंग की विशेषता है। यानी आकाश मुलायम हो चुका है और दुनिया की हल्की चीज उड़ सके, यानी पतंग बहुत हल्की होती है, यानी बच्चों के सपने बहुत हल्के होते हैं। और दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, यानी जो बच्चों के सपने हैं वो पतले भी होते हैं। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। कमानी मतलब जो पतंग का फ्रेम होता है उसको कमानी कहते हैं, जो बांस की बनी होती है। आगे देखते हैं कि शुरू हो सके शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया, यानी इन सब के माध्यम से पतंग ऊंची उड़ सके, कमानी हल्की है, कागज पतले हैं। इन सब रूपकों के माध्यम से कवि समझाना चाहता है कि बच्चे इतने खुश हो जाएं कि उनकी किलकारियां गूंजने लगे, दुख का माहौल छट जाए और बच्चे आनंद फैला दें, पूरे वातावरण में, आबो हवा में आनंद को घोल दें। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। अब कविता का भाव थोड़ा परिवर्तित हो गया। अब क्या है कि बच्चों की एक अनोखी विशेषता कवि बता रहे हैं कि उनके पांव में जन्म से ही कपास होता है। कपास की विशेषता यह है बच्चों कि कपास बहुत मुलायम होती है, चोट खाने की अत्यधिक शक्ति बच्चों के पांव में होती है। बच्चे इतने उछल कूद करते हैं लेकिन उनके पैरों के मुलायम तलवे चोट खाकर भी उफ नहीं करते, क्योंकि कवि कहता है कि उनके पैरों में जन्म से ही कपास लगा होता है। इसलिए अब हम अगली पंक्तियों की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।